नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेस जींद के YouTube चैनल पे मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल कवर ऑल द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आज हम अपने सारे के सारी अनुसूचियों को, संविधान की अनुसूचियों को कवर करेंगे माइंड मैप बना के। तो जल्दी से शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना गवाते हुए। तो मैंने बताया था संविधान की स्ट्रक्चर सबसे पहले पेज पे है बेटा प्रस्तावना, उसके बाद भाग शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 22 थे, उनके अंदर अनुच्छेद होते हैं 395 395 अनुच्छेद थे, जो कि अब कितने भाग हो गए हैं? 25 भागों में 448 448 अनुच्छेद हो गए। उसके अगले पन्नों पे क्या लिखी हुई है? अनुसूचियां। तो जो आज हम कवर करेंगे, और लास्ट में लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं। तो अनुसूचियों को कंटिन्यू करते हैं। तो अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। मूल संविधान वो था जो ओरिजिनली जब 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, ओरिजिनल हो गया मूल संविधान उस टाइम। फिर उसके बाद धीरे धीरे अमेंडमेंट्स होते गए। तो अब कितने हैं बेटा अनुसूचियां? अब 4 जोड़ दी हैं, जो कि 12 हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन सारे के सारे हम कवर करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन अनुसूचियों के ऊपर पूछे जाते हैं। तो माइंड मैप बना लेना, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं आप ध्यान से देखना। तो कितने भाग किए हमने? 1 2 3 8 पहले करेंगे, और लास्ट के 4 जो बाद में ऐड हुए थे उनमें थोड़ी डिटेलिंग करनी पड़ेगी, वो हम बाद में करेंगे। 4 8 4 और 8 को इकट्ठा पढ़ेंगे। 5 और 6 5 और 6 को इकट्ठा पढ़ेंगे। 7 को भी एक ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? पहली अनुसूची में बेटा लिखा हुआ है इंडिया एंड इट्स पार्ट्स। इंडिया के बारे में इंट्रोडक्शन तो हमने भागों में भी दी थी, तो यहां पे भी देनी पड़ेगी। भारत व उसके घटक, इंडिया एंड इट्स पार्ट, भारत व उसके घटक। इसका मतलब है भारत के घटक, मतलब भारत के बारे में इंट्रोडक्शन दी हुई है, और घटक क्या है कि भाई कितने स्टेट हैं और कितने यूटी हैं। तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, अब कितने हैं? 28 स्टेट प्लस 8 यूटी हो चुके हैं। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये कहाँ है? पहली अनुसूची में। ठीक है, पहले शेड्यूल में। दूसरे शेड्यूल में क्या है? इंडिया की मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक जो पोस्ट्स होती हैं, उन लोगों के, इंपॉर्टेंट लोगों के वेतन, ठीक है, भत्ते और पेंशन। इंग्लिश मीडियम में बोले तो इंग्लिश वालों को क्या लिखोगे? वेतन होता है बेटा सैलरी, भत्ते होते हैं रेम्यूनरेशंस, और पेंशन। ठीक है, तो चलो, उनको वेतन भी दे दिए, उनको भत्ते भी दे दिए, और आपको पता है कितने ज्यादा होते हैं। तो उनको फिर तीसरी अनुसूची में उनके लिए शपथ रखी गई है। तीसरी अनुसूची में बेटा क्या आएगा? शपथ। उन्हीं मेजर पोस्ट्स के लिए क्या क्या शपथ लेनी पड़ेगी? शपथ होता है बेटा ओथ। ठीक है, ओथ आ गई तीसरी अनुसूची में। अब 4 और 8 को कीवर्ड से याद करते हैं। 4 में है राज्यसभा। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कई बार, और 8 भी पूछा जाता है, 7 तो सबसे इंपॉर्टेंट। तो राज्यसभा और 8 में है भाषा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर याद करने का तरीका हिंदी मीडियम के लिए तो है ही, दोनों में बेटा आ की मात्रा आ रही है, और जो बड़े वाला है वो चौथे में है, पहले आता है, और जो छोटा वर्ड है वो बाद में आता है। तो 4 में क्या है? राज्यसभा। और राज्यसभा का क्या प्रतिनिधित्व, हर किस स्टेट से कितने लोग राज्यसभा में आएंगे, तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, प्रतिनिधित्व। अब 5 और 6 को इकट्ठा पढ़ेंगे। 5 में है अनुसूचित अक्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित अक्षेत्र और अनुसूचित, अरे अनुसूचियां पढ़ रहे हैं। अनुसूचित मतलब अनुसूची में लिखा गया है, अनुसूचित शेड्यूल्ड,
शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ट्राइब होता है जनजाति, कास्ट की बात नहीं हो रही है, जाति की नहीं, जनजाति की। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद 6 में बात होती है अनुसूचित, इसीलिए इकट्ठा कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति। कहाँ की? नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में 4 स्टेट की। अनुसूचित, एक बार तो जाति और जनजाति में फर्क देख लो। एससी क्या होते हैं, एसटी क्या होते हैं? एससीज होते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, वो जाति पे आधारित है। हम सब आर्यंस हैं, आपको पता है, बाहर से आए हैं, ठीक है। जो यहाँ के लोग थे उनको हमने खदेड़ खदेड़ के जंगलों में भेज दिया, उन्होंने बाहर के मतलब वर्ल्ड से कोई लिंक ही नहीं रखा, आइसोलेट होकर रहने लग गए, तो उन लोगों की डेवलपमेंट बिल्कुल ही कम हो पाई। तो शेड्यूल्ड ट्राइब बिल्कुल अलग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है। तो ये जनजातियां, ठीक है, 5 में अनुसूचित क्षेत्र आ गए पूरे इंडिया के और जनजातियां आ गई। तो 6 में क्या है, अनुसूचित जनजाति और 4 स्टेट की। कहाँ की? नॉर्थ ईस्ट की। पहली बात तो ये इतने बेचारे मतलब दबे हुए कह लो या फिर पिछड़े हुए, मतलब इन्होंने आइसोलेट कर रखा, ज्यादा इनको एजुकेशन भी नहीं है और डेवलपमेंट भी नहीं हुई। तो दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट आपको पता है पहाड़ी एरिया। तो ऐसे सोच सकते हैं कि 4 स्टेट कैसे याद करें, तो ऐसा लगता है उनको कि वो मातम मनाने लग गए। मातम मतलब MATM, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां से जो रेड पेन में लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। यहां कंफ्यूज मत होना, मणिपुर नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, मणिपुर नहीं है, मातम से याद कर लेना, ठीक है। अब आ गया 7, मोस्ट इंपोर्टेंट। HSSC ने हरियाणा क्लर्क का एग्जाम लिया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब हर एक सेट में क्वेश्चन एक आया था 7वीं अनुसूची से। किसी में पूछ रखा 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं, कहीं पूछ रखा संवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। और मतलब सारे के सारे लिस्ट से, मतलब ज्यादातर 7वीं अनुसूची से क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली घुमा फिरा के वहीं से पूछेंगे, और ये वैसे भी पूछा जाता है। तो कैसे याद करोगे बेटा? हिंदी मीडियम में तो 6 से 7 और 6 से शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, और इंग्लिश मीडियम में S से 7 और S से सेपरेशन ऑफ पार्ट्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? 7 और 8 को थोड़ा सा एक सेकेंड डिटेल में करेंगे। तो समझ में आया? तो पहले 3 तो वैसे ही याद हो जाएंगे, भारत राज्य, भारत और उसके घटक, ठीक है। दूसरे में मेन इंपोर्टेंट जो पोस्ट्स हैं, जिनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनकी तनख्वाह आती है, तो मेजर जो पोस्ट हैं जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, उन सब की तनख्वाह, ठीक है, रिम्यूनरेशन मतलब भत्ते एंड उनकी पेंशन, ठीक है, वो चार्ज ऑन होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तीसरे में उनको जब इतना रिम्यूनरेशन दे रहे हैं तो उनको शपथ लेनी पड़ेगी। 4 और 8 इकट्ठा याद करना है, 4 में राज्यसभा और 8 में भाषा, दोनों के पीछे आ की मात्रा है, राज्यसभा बड़ा है तो पहले और भाषा छोटा है तो बाद में, ठीक है। 7 S से सेपरेशन ऑफ पावर, S से 7, 6 से 7, 6 से शक्तियों का विभाजन, ठीक है। तो अब 7 और 8 की डिटेल पार्ट करते हैं। 7 को रेड से ही लिखना। 7वीं अनुसूची में पावर्स डिवाइड की, किसकी पावर्स? केंद्र और राज्य की। केंद्र कहां कानून बना सकता है? तो 3 सूचियां हैं। क्वेश्चन था एक घुमा फिरा के पूछ रखा था कितनी सूचियां हैं 7वीं अनुसूची में? 3 सूचियां हैं 7वीं अनुसूची में, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, ठीक है। केंद्र सूची का मतलब जहां जहां जिन जिन आइटम्स पे केंद्र कानून बना सकता है वो केंद्र सूची, जिन जिन आइटम्स पे राज्य बना सकता है राज्य सूची, और समवर्ती सूची जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। और जहां कंफ्लिक्ट होगा, एक क्वेश्चन और बनता है, तो किसका कानून प्रवेल करेगा? सेंटर का। इंग्लिश में भी लिख देते हैं
सेंट्रलिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट सेंटर कानून बना सकता है, स्टेट कानून बना सकता है और दोनों बना सकते हैं। कंफ्यूजन होगा, कहीं भी कंफ्लिक्ट होगा तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो जो सेंटर, अब कुछ आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस सूची में कितने आइटम हैं। तो सेंटर में बेटा ओरिजिनली 97 आइटम्स थे, 97 आइटम पे सेंटर कानून बना सकता था। अब कितने हो चुके हैं? 100। स्टेट में 66 थे, घटा के 61 कर दिए। और समवर्ती सूची जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं 47 से 52। कुछ चीजें जो स्टेट ज्यादा अच्छी तरह हैंडल कर सकता है वो स्टेट की सूची में डाली गई है। ठीक है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट वो है जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। अब एजुकेशन का ले लो, एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था बट बाद में कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, तभी तो कंकरेंट लिस्ट भी बड़ी है और सेंट्रल लिस्ट भी स्टेट लिस्ट, स्टेट की थोड़ी सी पास को कम कर दिया। ठीक है, तो एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, अब कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, इसी तरह सेंटर जैसे आपको नागरिकता देता है। ठीक है, विदेशियों के साथ, दूसरे देशों के साथ जो हमारे रिलेशन है वो कहाँ आएगा? सेंटर में। बैंकिंग कहाँ आएगी? सेंटर में। ठीक है, इस तरह की चीजें होगी। तो ये होगी अपनी 7वीं अनुसूची, याद हो गई होगी शायद, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे बिल्कुल फोकस करना पूरा। फिर आगे 8वीं, तो 4 दूनी 8, 4 में राज्यसभा, 8 में भाषा, दोनों के पीछे आ की मात्रा। राज्यसभा बड़ा है तो पहले और भाषा छोटा वर्ड है तो बाद। तो 8वीं में बेटा भाषा है। और इसकी कुछ ट्रिक्स बनाते हैं, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। भाषा में हम क्या पढ़ेंगे कि कितनी अनुसूचित, मतलब शेड्यूल्ड लैंग्वेज थी, कितनी इस शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज थी? तो ओरिजिनली थी 14। मूल अनुसूची में, ओरिजिनल 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज थी? व्हाट वाज द नंबर? 14 वाज द नंबर। तो उसके बाद हमने, अभी कितनी है? 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो जोड़ी भी गई होंगी। तो क्वेश्चन पूछते हैं बेटा कहां कब कब जोड़ी गई? इजीली करते हैं, ट्रिक से करते हैं। पहले 1 जोड़ी गई, फिर हमने 3 जोड़ी, फिर हमने 4 जोड़ी। कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ इसमें तो। ठीक है, पहली जो जोड़ी है, कौन सी जोड़ी थी बेटा? सिंधी। पहली जोड़ी हमने सिंधी कब जोड़ी? ये हमने जोड़ी 21वें संशोधन में। ठीक है, ये 3 हमने जोड़ी थी 71वें संशोधन में, 71वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 21वें में, 71वें में। और ये 4 जोड़ी 92वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद ये 1 जोड़ी थी, तो कब जोड़ी थी? 1967 में। से 67, से सिंधी। ओके, एस से 7, एस से सिंधी जोड़ दी भाई, ये हो गया याद। ठीक है, अमेंडमेंट्स भी याद रखने हैं और सन भी याद रखना। ये कब जोड़ी थी? 1992 में, 3 भाषा। और इनको कैसे याद करेंगे हम? ट्रिक लगाएंगे, नमक। न से बेटा नेपाली भाषा। ठीक है, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। ठीक है, एक खास बात बताता हूं, 22 लैंग्वेज में कहीं भी इंग्लिश नहीं है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज शेड्यूल्ड लैंग्वेज में नहीं है। क्वेश्चन आता है, फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। ठीक है, तो इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा तो इंग्लिश नहीं है। ठीक है, बाकी सारी 22 लैंग्वेज है। 22 की 22 तो याद नहीं करनी, क्वेश्चन आएगा जो एक्सेप्शन है, लगता है कि इंग्लिश होगी बट नहीं है। ठीक है, नमक से हो गया नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। फिर हमने जोड़ी 42वें संविधान संशोधन से 2003 में, 3 में इसकी भी ट्रिक बनाते हैं। 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी। कौन कौन सी जोड़ी? MSDB। क्रिकेट का कौन सा प्लेयर है जो बड़े बड़े छक्के मारता है? अरे MS धोनी। ठीक है, MS धोनी बड़े बड़े छक्के मारता है। ओके, M से मैथिली, S से सांथली। ठीक है, D से डोंगरी का राजा, डोंगरी।
तो राजा कौन है? जो बड़े बड़े छक्के मारता है। MSD बी, बी से बड़े बड़े छक्के बोडो, बोडो भाषा। ठीक है, तो अब कितनी हो चुकी हैं? एक हमने सिंधी जोड़ी, फिर हमने नेपाली मणिपुरी कोंकणी जोड़ी, और फिर हमने मैथिली संथाली डोंगरी और बड़े बड़े छक्के मार के बोडो जोड़। ठीक है, इतनी क्लियर, इतना क्लियर। अब हम करेंगे अगले जो 4 संशोधनों में हमने 4 अनुसूचियां और जोड़ी, जिससे क्वेश्चन आता है बेटा कौन सी अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी, उसका एक अच्छा सा माइंड मैप बनाते। तो कितनी रहेगी? 8 तो हमारे होंगे, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, इधर लिखो छोटा सा 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो जब ये है संशोधन कब जोड़े थे, ये अनुसूचियां कब जोड़ी, ये अनुसूची। ठीक है, तो क्या हुआ? 9th शेड्यूल में है क्या? 9th शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में है कुछ कानून कुछ कानून जिस पे आपको पता है कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी चेक एंड बैलेंस रखती है कि भाई सरकार अपनी लिमिट में रहे। तो कुछ कानूनों पे क्या हुआ कि आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था। ठीक है, तो उस टाइम पे भूमि सुधार कानून भी लेके आने थे, तो उसमें आपकी बड़े किसानों से जमीन लेके कहीं और देनी, बट फंडामेंटल राइट आप जमीन किसी की छीन भी नहीं सकते। तो कुछ कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए। कुछ ऐसे शॉर्टकट में लिखो, कुछ कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए, जो कि न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप ना कर पाए। बट क्या हुआ? अब कर सकती है हस्तक्षेप 2011 के बाद। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। बट क्या है कि डाल देते थे, जैसे कि जाट आरक्षण आया था, तो जाट आरक्षण में कुछ लोग कहते हैं हुड्डा ने, अगर हुड्डा ही गलत काम करके गया, अगर वो 9वीं अनुसूची में डाल देता तो क्या होता कि ये न्यायपालिका की हस्तक्षेप से दूर रहता, ना हाई कोर्ट कुछ कर सकता ना सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ कानून और ऑप्शन क्या मिलता है, मतलब आप पेपर देते हो, एग्जाम में जाते हो, तो कहीं ना कहीं क्या आता है, भूमि सुधार कानून से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है। तो आप समझ जाना कुछ कानून कहाँ पे है? 9वीं अनुसूची में। कब जोड़ा भाई? कब जरूरत पड़ गई? पहले ही संविधान संशोधन में। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ? पहले संविधान संशोधन में। कब हुआ पहला संविधान संशोधन? अगले ही साल 1951 में, 1950 में संविधान लागू हुआ, 51 में ही क्या हुआ? पहला ही संविधान संशोधन करना पड़ गया। उसमें हमने क्या जोड़ा? एक शेड्यूल जोड़ दिया, जिसका नाम है शेड्यूल 9, अनुसूची 9। इजी है। अब इसके बाद क्या है? 10 बार बार क्वेश्चन आता है। हरियाणा में तो बार बार आता है क्योंकि हरियाणा से ही शुरू हुआ था। ठीक है, ये है बेटा डिफेक्शन, दल बदल। जो दल बदलना है ना, वो हरियाणा से ही शुरू हुआ था, तभी कानून शुरू हुआ था। कैसे? कि भाई दल एक आदमी था, राम नाम का आदमी था, जिसने क्या किया, 24 घंटे के अंदर बहुत बार पार्टीज बदल दी। ठीक है, तो उसके बाद तभी कहावत बनी थी, आया राम एंड गया राम। तो वो जो दल बदल कानून था वो हरियाणा के दिन है। तो पूछ लेते 10वीं अनुसूची में क्या आता है? दल बदल, डिफेक्शन। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52 में संविधान संशोधन में। 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो 5। तो 52 में संविधान संशोधन में कब? 1985। और दल बदल में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि आज ये इस पार्टी में है सर, 5 साल बाद ये किसी और पार्टी में चला जाता है, फिर ये इधर। ये दल बदल नहीं होता। दल बदल होता है एक बार आप चुने गए, चाहे आप निर्दलीय चुने गए हो, फिर आप पार्टी चेंज करते हो या पार्टी ज्वाइन। निर्दलीय तो पार्टी ज्वाइन करेगा तो भी वो दल बदल ही कहलाएगा। जैसे कि करंट का एग्जाम्पल है अपना कुंडू साहब। ठीक है, जो महम के एमएलए अपने कुंडू जी थे, उन्होंने बाहर से समर्थन दे रखा था, पार्टी भी तो ज्वाइन कर सकते थे, बीजेपी नहीं की। तो वो इसीलिए नहीं की कि दल बदल के कारण, दल बदल जो कानून बन चुका है उसकी वजह से उनको दिक्कत आ सकती थी, उनकी रद्द हो सकती थी एमएलए की सीट। तो 1985 में हुआ भी। ठीक है, ये पूछते हैं दैसे दल बदल और दैसे 10। ठीक है, तो 11 और 12 सबको पता है। 11 में है पंचायत और 12 में है स्थानीय स्व शासन या फिर नगर पालिका। कब जोड़ा था?
73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में पंचायत होगी, 74th में नगर पालिकाएं होगी। तो ये कब किया, सुनो, अगर आ जाए अमेंडमेंट एक्ट तो लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। यहां बड़े बच्चों को कंफ्यूजन रहता है 93 में कैसे, क्योंकि 3 में लागू हुआ था। संशोधन का नाम रहेगा संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 ही रहेगा जो मेंशन है। तो 1993 और 92 में क्या कंफ्यूजन है, 1993 में कंफ्यूजन क्या आता है कि ये 1993 में लागू हुआ था, ये हुआ था 22 अप्रैल 1993 को, और ये हुआ था, यहां पे भी एक कंफ्यूजन आता है, ये 20 अप्रैल को दोनों के राष्ट्रपति के साइन हो गए, ये तो वहीं पे लागू हो गया, और ये 20 अप्रैल को राष्ट्रपति के साइन हो गए। कोई भी कानून है पहले वो एक हाउस से पास होता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, ठीक है, और फिर दूसरे हाउस से, और उसके बाद राष्ट्रपति के साइन, जब सिग्नेचर हस्ताक्षर हो जाते हैं तब वो कानून कहलाता है। बट क्या है कि जो ये नगर पालिका वाला 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 वाला है, इसको जो नोटिफाई किया वो 1 जून, ठीक है, 1 जून 1993 को नोटिफाई होता है गजट में, ठीक है, अमेंडमेंट भी हो गया, राष्ट्रपति के साइन भी हो गए, बट नोटिफाई लेट किया था, इसलिए 1 जून लागू कब हुआ था, 1 जून 1993। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी अनुसूचियां, ठीक है।